गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज हम लोग अपनी पढ़ाई काइनेमेटिक्स लेक्चर नंबर 18 के साथ कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो पिछले क्लास में मैंने आपको ग्राफ पढ़ाना शुरू किया था, है ना, और लास्ट में मैंने आपको एवरेज स्लोप के बारे में बताया था। तो मैं थोड़ा सा वो रिवाइज करवा दूं, रिकैप करवा दूं आपको। देखो मान लो कि ये कोई ग्राफ है और जब भी आपको एवरेज स्लोप पूछा जाएगा बच्चों, तो वो किसी दो पॉइंट्स के बीच में पूछा जाएगा, दैट इज x1 और x2। मान लो दो पॉइंट है P और Q। तो एवरेज स्लोप पूछने पे क्या होगा कि एवरेज स्लोप का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, एवरेज स्लोप कुछ और नहीं बल्कि टोटल चेंज इन y अपॉन टोटल चेंज इन x। मतलब ये रेट ऑफ चेंज है, और वो भी कैसा रेट ऑफ चेंज। तो एवरेज स्लोप का मतलब है एवरेज रेट ऑफ चेंज। कैसा है बच्चों, एवरेज रेट ऑफ चेंज। तो सीधी सी बात है, डेल्टा y बाई डेल्टा x को हम लोग लिख सकते हैं yf माइनस वाई आई अपॉन एक्सएफ माइनस एक्स आई। ओके, तो इस तरीके से हम लोग इसको रेट ऑफ चेंज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करना है बच्चों कि इसमें मैंने आपको बोला था कि या तो आपको ये चारों ये 4 कोऑर्डिनेट y1 y2 x1 x2 दे दे, चारों कोऑर्डिनेट दे दे, जिसको आप यहाँ पे पुट कर दो। या फिर आप एक काम कर सकते हो, क्या कर सकते हो, तो इन दोनों पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करो, और जिस स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करोगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, कॉर्ड। उसको क्या बोलेंगे, कॉर्ड। और उस स्ट्रेट लाइन को अगर पीछे तक बढ़ाएंगे तो वो कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को कट करेगा, और जहां एक्स एक्सिस को कट करेगा वहां आपको ये एंगल क्या कर लेना है, मेजर कर लेना है। और ये ध्यान रहे कि ये एंगल जो होना चाहिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ध्यान से सुन लो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में ये एंगल होना चाहिए। और इस एंगल का जो tan थीटा होगा, tan, वही आपको क्या दे देगा, एवरेज स्लोप। क्लियर है। तो ये चीज हमने पिछले क्लास में सीखा था। ओके, यहां तक हम लोग काम कर चुके थे, ये एवरेज स्लोप का था, यानी कॉर्ड को ज्वाइन करके एंगल मेजर करना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में। बार बार मैं बोल रहा हूं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉक में, तो आपको उस एंगल का जो tan होगा वो क्या दे देगा, एवरेज स्लोप। क्लियर। अब यहां से हम लोग आगे आज देखते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब देखो, जो आपका एवरेज स्लोप है, एवरेज स्लोप, ये एवरेज स्लोप को भी हम लोग चाहें तो दो पार्ट में बांट सकते हैं। कहोगे कैसे, तो देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि एवरेज स्लोप जो है बच्चों, ये दो टाइप का हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो तुम कहोगे इसका क्या मतलब, क्या हुआ, कब पॉजिटिव कब नेगेटिव। तो तुम देखते जाओ बस। मान लो अगर आपने ग्राफ ड्रॉ किया, पहला ग्राफ देखना, y वर्सेस x, जो ग्राफ मैं कल से ड्रॉ कर रहा हूं, ये वाला। और इस केस में अगर तुमसे किसी ने कहा कि भाई ऐसा है P और Q के बीच आप एवरेज स्लोप बताओ, तो तुमने क्या किया था, P और Q को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया था। ठीक है, और इस स्ट्रेट लाइन को पीछे बढ़ाने पे ये यहां पे कट किया। ठीक है, और ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इससे एंटी क्लॉकवाइज में आपने ये एंगल मेजर कर लिया, थीटा। यही एंगल मेजर करोगे ना, इधर वाला तो क्लॉकवाइज हो जाएगा, एंटी क्लॉक में मेजर करना है। और ये थीटा तुम्हें क्लियर कट दिख रहा है कि दिस इज लेस देन 90, ये 90 से छोटा है। तो 90 से छोटा होने पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया एक तरीके से। तो tan थीटा जो होता है बच्चों, लेस देन 90 के लिए tan की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब है कि जो एवरेज स्लोप है आपका, एवरेज स्लोप, यहां पे वो क्या आ गया, पॉजिटिव। ठीक, एवरेज स्लोप का एक और एग्जांपल ले लेते हैं जो पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव को पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, फिर नेगेटिव वाला भी मैं बताऊंगा। ये पॉजिटिव एवरेज स्लोप के एग्जांपल्स बता रहा हूं। एक पहला एग्जांपल ये हो गया, दूसरा एग्जांपल ये हो गया बच्चों, देखो ध्यान से। मान लो ये आपका एक्सिस है, एक्स और वाई, और ऐसा भी ग्राफ आपको मिलेगा, आप देखेंगे ऐसा भी ग्राफ दिया हुआ रहेगा, ये ग्राफ है।
अब ये है आपका वाई एक्सिस और ये आपकी है एक्स एक्सिस, ठीक है। अब यहां भी दो पॉइंट्स है, तो मान लो एक पॉइंट P है और दूसरा पॉइंट Q, ठीक है। P का x1 है और Q x2 है, तो एवरेज स्लोप तो हमेशा दो पॉइंट के बीच में ही पूछा जाएगा बच्चों। एवरेज स्लोप जो है वो हमेशा आपको पूछा जाएगा दो पॉइंट्स के बीच में ही, क्योंकि एवरेज हम लोग इंटरवल में निकालते हैं, मतलब दो इंस्टेंट के बीच। तो यहाँ पे देखो, अब देखो मैंने भी स्केल का इस्तेमाल किया है यहाँ पे, तो आप भी इस स्केल का इस्तेमाल करेंगे। मैंने बोला था कि स्केल आपके पास होना चाहिए अगर ग्राफ पढ़ना है, और ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर में रहेगा। भले ये मैं मोशन में बता रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि मोशन के लिए सिर्फ वैलिड होगा, हर चैप्टर में ग्राफ आएगा। तो हर एक बार मैं एवरेज, इंस्टेंटेनियस ये सब नहीं बताऊंगा, एक बार यहाँ पे आपको डिटेल में बता दूंगा और इसी को रिपीट करते हम लोग चले जाएंगे हर एक चैप्टर में। तो बच्चों देखो, पॉइंट P और Q, पॉइंट P और Q दो पॉइंट्स हैं। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में अगर अपने को एवरेज स्लोप निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, P और Q को एक स्ट्रेट लाइन जिसको कॉर्ड बोलते हैं उससे ज्वाइन कर देंगे, ठीक। ये ज्वाइन कर दिया। फिर मैंने आपको क्या बोला था कि इस लाइन को तब तक आगे बढ़ाएंगे जब तक कि ये एक्स एक्सिस को कट ना कर दे। अब यहां तुम थोड़ा चौंकोगे, लेकिन तुम्हें मैं समझाऊंगा कि तुम्हें चौंकना नहीं चाहिए। जब इस लाइन को तुम आगे बढ़ाओगे तो देखो ये लाइन जाके कट कर रहा है नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। तो तुम कहोगे कि सर ये तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे कट कर दिया, लेकिन तुम जरा ध्यान से सुन लो, तुम देखना, तुम अपने नोटबुक में मैंने कल क्या लिखवाया था। एंगल मेजर करते समय मैंने कहा था पॉजिटिव एक्स एक्सिस को देखने के लिए, लेकिन जब बात आई थी कि एक्सटेंड करके कट करवाना है तो उसमें सिर्फ मैंने ये लिखवाया था कि एक्स एक्सिस को कट करवाना है। एक्स एक्सिस देखना ठीक से, एकदम आप देखना, मैंने केयरफुली सिर्फ एक्स एक्सिस बताया था। चाहे ये पॉजिटिव एक्स को काटे या नेगेटिव एक्स को काटे, काटना चाहिए एक्स एक्सिस को, ठीक है ना। हाँ, अब एंगल जब मेजर करने की बात आएगी तब देखेंगे, तो इसलिए घबराना मत कि नेगेटिव एक्स को कट गया। अब सवाल है कि एंगल कैसे मेजर करें। तो तुम अगर ये एंगल मेजर कर लेते हो, ये वाली एंगल, तब तो ये नेगेटिव एक्स से एंगल हो गया मेजर। नेगेटिव एक्स से एंगल मेजर नहीं करना, अभी भी पॉजिटिव एक्स से ही करना है। तो बच्चों पॉजिटिव एक्स से एंगल जो मेजर करेंगे वो ये वाला एंगल ही होगा। आ रही है बात समझ में? ये एंगल नहीं होगा। तो तुम्हें से कुछ लोगों को फिर कंफ्यूजन होगा कि सर ये तो नेगेटिव एक्स है। भाई मैं क्या बोल रहा हूं, जब डायरेक्शन की बात आती है, जैसे मान लो तुमको एक सिंपल सा चीज बताता हूं, ये पॉइंट है, इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है। इस पॉइंट के इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है। अगर कोई आदमी यहां से देखेगा तो उसको वो क्या बोलेगा कि यहां तक साउथ है फिर नॉर्थ है। वो जहां रहेगा वहीं से इधर नॉर्थ हो गया और इधर क्या हो गया, साउथ। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि यहां से अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस देखना होगा तो इधर ही देखेंगे ना, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, थीटा। तो ये दिमाग में मत लेना कि ये नेगेटिव एक्स, अरे मेरे को डायरेक्शन से मतलब है, तो ये वाला डायरेक्शन कौन सा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के। और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बन रहा है थीटा, वो अभी भी देख लो, जैसे यहाँ लेस देन 90 है, ये भी क्या है, लेस देन 90। तो ये थीटा भी आपका क्या है, लेस देन 90। इसलिए बच्चों यहाँ पे tan थीटा जो होगा ये अभी भी पॉजिटिव होगा। तो मेरा क्या कहना है कि आपको ग्राफ, आपको जब कभी भी ऐसा ग्राफ दिखे, ये वाला चाहे ये वाला, ठीक है ना, इन दोनों का जो एवरेज स्लोप निकल के जो आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। क्योंकि तुम देख सकते हो tan थीटा जो है यहाँ पे जो स्लोप है तुम्हारी वो पॉजिटिव ही आएगी, क्योंकि tan थीटा आपका लेस देन 90 है। स्लोप क्या हो गया, पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ हमने एक और नई चीज सीखा कि अगर ये माइनस एक्स एक्सिस को कट करता भी है तो घबराने की कोई बात नहीं है। एंगल मेजर करते समय अभी भी हम यहाँ से पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ही देखेंगे और एंटी क्लॉक में एंगल मेजर करेंगे, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल थे आपके पॉजिटिव एवरेज स्लोप के। तो इसे आप पॉजिटिव एवरेज स्लोप के दो एग्जाम्पल्स के रूप में लिख लो।
तो ये पॉजिटिव हो गया। अब हम लोग नेगेटिव एवरेज स्लोप भी देखते हैं कि उसका एग्जाम्पल कौन होगा। ठीक है दोस्तों, जल्दी से लिखो। दूसरा है बच्चों नेगेटिव एवरेज स्लोप, नेगेटिव एवरेज स्लोप। अब देखो एक बात की अंदाजा तो तुम्हें आ गई होगी कि इस बार थीटा जो है ग्रेटर देन 90 होना चाहिए, क्योंकि थीटा मोर देन 90 के लिए आपका tan की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है। आप जानते हो सेकेंड क्वाड्रेंट में जो tan होता है वो क्या होता है, नेगेटिव। तो इतना तो अपने को पता है कि नेगेटिव एवरेज स्लोप का क्या मतलब हुआ। तो देखो जैसे कि मान लो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस। ओके, अब ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और मान लो ऐसा कोई ग्राफ आपको ड्रॉ किया गया हो, ऐसा भी तो ग्राफ हो सकता है कि x के बढ़ने के साथ साथ y क्या हो रहा हो, घट रहा हो, और तब यानी x के इंक्रीज करने पे y डिक्रीज कर रहा हो। तो इस केस में बच्चों अगर आपको कोई बोले, इस केस में अगर आपको कोई बोले कि ये दो पॉइंट है, एक पॉइंट आपका P है एंड दूसरा पॉइंट आपका Q है, P एंड Q, तो अगर कोई बोले कि इन दोनों के बीच में कितना स्लोप होगा, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, तो बहुत सिंपल है कि हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें। इन दोनों पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो ये स्ट्रेट लाइन से हमने ज्वाइन कर दिया। अब इस स्ट्रेट लाइन को तब तक बढ़ाओ, जैसा कि हमने पहले भी सीखा है, जब तक कि ये एक्स एक्सिस को कट ना कर दे। तो अब देखो इसको अगर हम लोग आगे एक्सटेंड करेंगे, और जब हम लोग एक्सटेंड करेंगे तो हमें पता चला कि ये यहाँ आके कट कर रहा है। और जब ये यहाँ आके कट कर रहा है बच्चों, तो आप देख सकते हो कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉक में, ध्यान रहे ये वाला एंगल नहीं ले लेना, ये एंगल क्लॉकवाइज हो जाएगा, ये नहीं, ये वाली एंगल। तो तुम देख सकते हो कि ये एंगल जो होगा, ये जो एंगल आपका निकल के आया थीटा, और ये थीटा आपको क्लियर कट दिख रहा है बच्चों कि ये थीटा जो है ये ग्रेटर देन आपका क्या है, 90। तो ग्रेटर देन 90 है, तो इसका मतलब जो है tan थीटा क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव। और tan थीटा नेगेटिव का मतलब जो है एवरेज स्लोप जो आएगा आपका यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव। तो हम लोग कह सकते हैं P और Q के बीच का जो स्लोप आया वो आपका नेगेटिव आया, क्योंकि थीटा क्या है, मोर देन 90। ओके दोस्तों, चलो तो इसका एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। तो इसका दूसरा एग्जाम्पल बच्चों ये देखो, इसमें आपका ये ग्राफ मान लो ये गिवन है, और ये y और x के बीच में ड्रॉ किया हुआ है। और अगेन अगर आप चाहते हो दो पॉइंट्स के बीच में स्लोप फाइंड आउट करना, एवरेज स्लोप है ना, तो आप फिर से वही काम करोगे कि इन दोनों पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करोगे और फिर उसको एक्सटेंड कर दो। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, यहाँ पे आप भी अच्छे से ड्रॉ करना बच्चों। तो ड्रॉ करोगे तो आप देख सकते हो कि ये जो एंगल है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है, ये एंगल मोर देन 90 है, और मोर देन 90 का मतलब है tan थीटा आपका नेगेटिव होगा, सर्टेन है। तो tan थीटा जो है आपका यहाँ पे आएगा वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि थीटा ग्रेटर देन 90 है। तो हम लोग यहाँ भी बोल सकते हैं कि एवरेज स्लोप आपका क्या हो गया, नेगेटिव। तो एवरेज स्लोप का दो टाइप हो गया, दो मैंने एग्जाम्पल आपको बताया, पॉजिटिव वाला, और ये दो एग्जाम्पल कौन सा है, नेगेटिव वाला। ठीक है दोस्तों, चलो जल्दी से इसे लिख लो। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग एप्लीकेशन ऑफ एवरेज स्लोप इन फिजिक्स। फिजिक्स में क्या फायदा हुआ, आखिर ये जो हम अभी सीखे, ये जो हमने अभी समझा, इसका मतलब क्या हुआ। देखो फिजिक्स में अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं बच्चों, अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इस एक्सिस पे हमने ले लिया पोजीशन, क्या ले लिया बच्चों, पोजीशन। अब ये मैथ वाला एक्स नहीं है, फिजिक्स वाला एक्स है, और इस एक्सिस पे हमने ले लिया टाइम।
ओके, अब मान लो कोई पार्टिकल ओरिजिन पे है। कहां पे है बच्चों? ओरिजिन पे। ठीक है, अब ये ओरिजिन पे है और कोई पार्टिकल जो है वो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है। मान लो ऐसे, ऐसे गया, फिर ऐसे गया और फिर आपका ऐसे गया। अब ये बहुत ही अजीब सा ग्राफ है ना? तो अब आपसे क्या पूछा जा रहा है यहां पे, मान लो, ठीक है ना, सारा डेटा गिवन है। क्या क्या गिवन है? अब देखो ये पार्टिकल की पोजीशन है जो टाइम के हिसाब से ऐसे चेंज हो रही है। जैसे यहां मान लो इट इज गिवन 20 मीटर, ये तो ओरिजिन हो गया। t इक्वल टू 0 पे ये ओरिजिन पे था, ऐसा मान लो दिया हुआ है। t इक्वल टू 4 सेकेंड्स पे ये 20 मीटर पे था। t इक्वल टू 6 सेकेंड्स पे ये 20 मीटर पे ही था। और t इक्वल टू 8 सेकेंड्स पे ये आपका मान लो यहां पे 40 मीटर पे था। तो अगर इस ग्राफ का पूरे का एवरेज स्लोप तुमसे कोई पूछ ले, पहले तो समझो कि यहां एवरेज स्लोप का क्या मतलब होगा। तो एवरेज स्लोप है क्या? तो एवरेज स्लोप है बच्चों डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अब यहां वाई एक्सिस पे तो वाई है नहीं, वो तो फिजिक्स का क्या है? पोजीशन। तो आप यहां वाई हटाओ और यहां लिख दो एक्स, फिजिक्स वाला एक्स। और एक्स एक्सिस पे कौन है? एक्स एक्सिस पे एक्स नहीं है बल्कि क्या है? टाइम। तो तुमने लिख दिया डेल्टा एक्स बाई टी। अब जरा दिमाग पे जोर डालो कि फिजिक्स के अकॉर्डिंग डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी किसको बोलते हैं बच्चों? तो ये होता है, याद करो, ये होता है एवरेज वेलोसिटी। ये क्या होता है बच्चों? एवरेज वेलोसिटी। यानी फिजिक्स में एवरेज स्लोप कुछ और नहीं बल्कि किसी फिजिकल क्वांटिटी की एवरेज वैल्यू देगी। फिजिक्स में एवरेज स्लोप क्या देगी? एवरेज वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब अगर वो ग्राफ पोजीशन और टाइम के बीच ड्रॉ किया हुआ हो तो उसका एवरेज स्लोप एवरेज वेलोसिटी देगा। तो कहने का मतलब हम लोग यहां यही लिखेंगे कि ग्राफ अगर ड्रॉ किया हुआ है x वर्सेस t। देखो एक्स टी ग्राफ को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, हम लोग ऐसे भी क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा x वर्सेस vs t, है ना? तो इसका जो एवरेज स्लोप होगा वो कुछ और नहीं बल्कि आपको क्या दे देगा? एवरेज वेलोसिटी। समझ में आ रही है बात बच्चों? तो अब यहां से देखो, अगर किसी ने पूछ दिया इस ग्राफ को लेके कि इस पूरे ग्राफ का बताओ t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 8 सेकेंड के बीच एवरेज स्लोप क्या है, तो एवरेज स्लोप पूछने का मतलब है उसने दरअसल पूछा क्या तुमसे? एवरेज वेलोसिटी पूछ लिया। अब एवरेज वेलोसिटी 0 से लेके 8 सेकेंड तक निकालना अपने लिए बहुत आसान काम है। यहां tan थीटा वाला जरूरत ही नहीं है। मैंने आपको पहले ही बोला है कि अगर मान लो कि ग्राफ में आपको एंगल के बजाय सारे कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तो भी तुम्हारा काम बन जाएगा। तो 0 से 8 के बीच में, तो हमेशा मैंने बोला था कि एवरेज 2 पॉइंट्स के बीच में फाइंड आउट किया जाता है, 0 से 8 के बीच में। तो 0 से 8 के बीच में आपसे पूछा जा रहा है बच्चों, तो 0 पे पोजीशन भी 0 है और 8 पे पोजीशन कितना है? 40। तो हम लोग एवरेज स्लोप इक्वल्स टू लिखेंगे xf माइनस xi अपॉन tf माइनस ti। ओके, तो xf माइनस xi, तो xf कितना है? 40, xi कितना है? 0। तो 40 माइनस 0 अपॉन 8 माइनस 0, है ना बच्चों? तो ये 40 अपॉन 8 एंड दिस विल बी इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड आ गया। यही एवरेज स्लोप होगा, यही आपकी एवरेज वेलोसिटी होगी। अब इस ग्राफ को थोड़ा और मजेदार तरीके से हम लोग स्टडी करते हैं। जब देखना 0 से लेके 4 सेकेंड तक पार्टिकल मूव कर रहा है। क्यों मूव कर रहा है? क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है पार्टिकल का पोजीशन चेंज हो रहा है। लेकिन आप देखो 4 to 6 के बीच अगर कोई पूछ ले कि एवरेज स्लोप कितना है तो आंसर कर देना 0। कैसे 0? तो 4 और 6 के बीच में पार्टिकल की पोजीशन चेंज हुई नहीं।
चेंज हुई नहीं, मतलब 20 मीटर पे 20 मीटर पे ही बैठा हुआ है। पार्टिकल अगर मूव करता तो इसके पोजीशन में शिफ्टिंग तो होती, लेकिन 4 to 6 के बीच में देखो इसके पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं आ रहे। इसका मतलब है पार्टिकल 4 to 6 के बीच में क्या है, रेस्ट में। तो अगर 4 to 6 के बीच में अगर कोई मेरे से पूछता, 4 सेकेंड से 6 सेकेंड के बीच में अगर कोई पूछता आपसे कि बताओ एवरेज स्लोप कितना है, एवरेज स्लोप कितना है, जब भी मैं यहाँ पे एवरेज स्लोप बोलूंगा तो आप समझ जाना यहाँ किसकी बात हो रही है, एवरेज वेलोसिटी की बात हो रही है। तो कितना हो गया, 0। क्यों 0 हो गया, क्योंकि अगर तुम xf माइनस xi करोगे तो यहाँ तो x चेंज ही नहीं हो रहा है, तो 6 सेकेंड वाला x फाइनल x होगा और 4 सेकेंड वाला x इनिशियल x होगा। तो फाइनल x इनिशियल x तो सेम ही है, तो 20 माइनस 20 क्या हो गया, 0। अच्छा, अगर मेरे से ये पूछ ले यहाँ पे बच्चों 4 सेकेंड टू 8 सेकेंड के बीच बताओ, 4 सेकेंड से 8 सेकेंड के बीच, तो ऑटोमेटिकली बच्चों एवरेज स्लोप जो होगा यानी एवरेज वेलोसिटी, दोनों के लिए मैं बार बार लिख दे रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो, दोनों एक ही चीज है, लेकिन कंडीशन क्या है, ग्राफ ड्रॉ होना चाहिए पोजीशन वर्सेस टाइम। तो एवरेज स्लोप इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी। तो बच्चों सीधी सी बात है, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन फाइनल टाइम अपॉन इनिशियल टाइम। तो देखो 4 सेकेंड से 8 सेकेंड, तो 8 सेकेंड यहां पे फाइनल टाइम हो गया, ये TF हो गया, और 4 सेकेंड क्या हो गया, TI। तो फाइनल टाइम है 8 सेकेंड, 8 सेकेंड पे पोजीशन क्या है 40, और 4 सेकेंड पे पोजीशन क्या है 20। तो ऑटोमेटिकली बच्चों ये आ जाएगा कितना, 40 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 4, तो ये हो गया 20/4, दिस इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है ना बच्चों। तो देखो ये क्या हुआ आपका, 20 सेकेंड से 4 सेकेंड पे कहाँ पे है 20 पे, और 8 सेकेंड पे कहाँ पे है 40 पे। तो देखो 40 माइनस 20, 4 सेकेंड पे 20 पे है, और टाइम कितना हो गया 8 माइनस 4, तो टाइम लिख दिए हम लोग यहाँ पे 4, ऊपर में आ गया 40। ओके दोस्तों, तो इसका भी 5 मीटर पर सेकेंड आया। तो आप देख सकते हो एक में ही आपको मैंने ढेर सारी चीज़ें बता दी, और हालांकि सारा स्लोप आपका पॉजिटिव ही आ रहा, तुम खुद ही देखो मैग्नीट्यूड पॉजिटिव आ रहा है, और अगर एंगल वाले से भी देखें तो सब, अगर हम यहाँ तो खैर उसकी ज़रूरत है नहीं, हमें कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो मैंने पहले ही बोला अगर कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है तो वो एंगल वाला फंडा लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक पहला एप्लीकेशन है जहाँ एवरेज स्लोप से आपको एवरेज वेलोसिटी मिल गई। आपको एक और मैं प्रॉब्लम बताता हूँ, आप इसको लिखो जल्दी से। दूसरा है बच्चों कि अगर मान लो कि अगर आपके पास कोई ग्राफ ड्रॉ करके आए, y एक्सिस पे वेलोसिटी गिवन हो, क्या गिवन है बच्चों, वेलोसिटी, ओके, और x एक्सिस पे आपकी जो है वो टाइम, इट इज गिवन। अब ग्राफ जो है कुछ ऐसा है, ग्राफ कुछ ऐसा है, मान लो ग्राफ कुछ ऐसा है, यहां ले लेते हैं 40 मीटर पर सेकेंड, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है, और फिर आपका, तो दोस्तों कुछ ऐसा ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो अभी आपको समझ में आ जाएगा मैंने क्या क्या बनाया, और जानबूझ के मैंने ये कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ दिया है आपके लिए। ये मान लो 2 सेकेंड्स है, यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 सेकेंड्स, दिस इज 6 सेकेंड्स, ये आपका 8 सेकेंड है, एंड दिस इज 10 सेकेंड। एक पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी इस ग्राफ के अकॉर्डिंग वैरी कर रही है। अब इस ग्राफ के अकॉर्डिंग बच्चों ये वैरी कर रही है, तो अगर इसकी वेलोसिटी को अगर आप ढंग से देखोगे तो पहले समझो कि पार्टिकल जो है आपका 0 से 2 तक 2 सेकेंड तक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। हम लोगों को ग्राफ भी धीरे धीरे समझना है, क्योंकि वेलोसिटी की वैल्यू बदल ही नहीं है 0 से 2 तक। फिर 2 सेकेंड से 6 सेकेंड तक इसकी वेलोसिटी लगातार डिक्रीज होती चली गई, और 6 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0। फिर जरा ध्यान देना, 6 से 8 के बीच में अब इसकी वेलोसिटी नेगेटिव हो गई,
और मान लेते हैं दिस इज -10 मीटर पर सेकेंड। नेगेटिव का मतलब तुम्हें समझ में आया? सीधी सी बात है, मान लो कोई कार नॉर्थ की ओर जा रही है और पहले देखो नॉर्थ की ओर वो कांस्टेंट स्पीड से जा रही थी, फिर उसकी स्पीड नॉर्थ की तरफ ही है, क्योंकि जब तक ये 0 से ऊपर की बात करेंगे तो इसकी वेलोसिटी तो पॉजिटिव है। पॉजिटिव होने का मतलब उसकी डायरेक्शन जो पहले थी वही डायरेक्शन में जा रही है। और छठे सेकंड पे जब 6 सेकंड हो रहा था उसके वॉच में, उस समय वो कार वहां पे रुक गई। ठीक है, वेलोसिटी घटते घटते रुक गई। अब उसके बाद अगर देखा जाए तो वेलोसिटी फिर बढ़ने लगी। आपको ये थोड़ा अजीब लगेगा, कहोगे कि ये तो नेगेटिव हो गया। दोस्त, फिजिक्स में अगर वेक्टर के आगे नेगेटिव है तो मतलब डायरेक्शन अपोजिट हो गया। तो नॉर्थ की ओर जाते जाते वो रुक गई होगी और उसके बाद वो वहां से पीछे मुड़ के चलने लगी, और पीछे मुड़ना ही नेगेटिव कहलाता है, मतलब वापस बैक हो रही है और बैकवर्ड डायरेक्शन में उसकी रफ्तार बढ़ेगी। जैसे -2, -3, -4, -6। तो ये जो -2, -3, -4, -6, -10 जो हो रहा है, तो आप ये मत सोचो कि घट रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ रही है। और उसके बाद 8 से 10 के बीच में वो उसी रफ्तार से चलती चली गई। ठीक है, तो अभी आप देख लो ध्यान से बोर्ड पे, ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम का एक वेरिएशन मैंने आपके सामने ड्रॉ किया। अब मैं इसे क्यों ड्रॉ किया, तो अब देखो, सबसे पहली बात, अगर इस ग्राफ के एवरेज स्लोप के बारे में सोचें तो एवरेज स्लोप क्या होता है बच्चों? तो एवरेज स्लोप होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। लेकिन यहां वाई एक्सिस पे किसे लिया है तुमने? वेलोसिटी। तो डेल्टा वी। एक्स एक्सिस पे किसको लिया तुमने? टाइम को, तो डेल्टा टी। तो इस केस में बच्चों डेल्टा वी बाई डेल्टा टी जो होगा वो एवरेज स्लोप होगा। और तुम थोड़ा अपने दिमाग पे अगर जोर डालोगे तो तुम्हें फिजिक्स में समझ में आता होगा कि डेल्टा वी बाई डेल्टा टी आखिर होता क्या है। तो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी जो होता है बच्चों, ये होता है एवरेज एक्सेलरेशन। क्या होता है बच्चों? ये होता है आपका एवरेज एक्सेलरेशन, जिसका मतलब है कि ये एवरेज स्लोप नथिंग, ये एवरेज स्लोप जो है ये कुछ और नहीं बल्कि आपको क्या देगा? एवरेज एक्सेलरेशन। तो आपको देखो मैंने 2 एग्जांपल दे दिया, कितना एप्लीकेशन, सोचो हर चैप्टर में आएगा ये आपके सामने। तो इसका मतलब है कि ग्राफ अगर वेलोसिटी और टाइम का हो तो उसका एवरेज स्लोप क्या देगा बच्चों? एक्सेलरेशन की एवरेज वैल्यू, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम को ही तो हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन बोल रहे हैं। अब अगर आपको यहां पे कहीं से कहीं कोई पूछ ले, मान लो किसी ने पूछा, मान लो कि किसी ने पूछा 2 सेकेंड से लेके, ठीक है ना, 10 सेकेंड्स के बीच में, t इक्वल टू 10 सेकेंड के बीच में, बताओ एवरेज एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन एवरेज या एवरेज स्लोप, दोनों बात तो बराबर ही हो गया। यहाँ पे एवरेज स्लोप का मतलब ही हुआ एवरेज एक्सेलरेशन। तो सीधी सी बात है बच्चों, ए एवरेज इक्वल्स टू हो जाएगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। अब टाइम देख लो, 10 सेकेंड हो गया फाइनल, दिस इज फाइनल टाइम, और 2 सेकेंड कौन सा टाइम हो गया? इनिशियल। तो सीधी सी बात है, फाइनल टाइम पे 10 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी है? -10। तो यहां -10 लिखोगे, क्योंकि एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, हमें डायरेक्शन के साथ लिखना है। तो -10 लिखेंगे और उसमें से सबट्रैक्ट करेंगे किसको? इनिशियल वेलोसिटी को। इनिशियल वेलोसिटी के लिए कितने टाइम पे देखना पड़ेगा? 2 सेकेंड पे। तो 2 सेकेंड पे देखो वेलोसिटी कितनी थी? तो +40, ऊपर तो प्लस एक्सिस पे ही है, तो +40। तो ऑटोमेटिकली यहां लिखेंगे 40। ये तो फॉर्मूला के माइनस से आया ना, ये माइनस जो है आपका डेल्टा वी को कैसे लिखोगे? डेल्टा वी इक्वल्स टू लिखोगे ना भाई, डेल्टा वी इक्वल्स टू लिखोगे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, डेल्टा टी लिखोगे फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी -10, तो देखो लिख दिया मैंने, ये माइनस फॉर्मूला वाला हो गया। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 40, तो लिख दिया 40, और डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम कितना है? 10 सेकेंड, तो 10 लिख दिया। इनिशियल टाइम कितना है? 2, तो 10 - 2। तो अब देखो ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है आपका -50/8। तो -50/8, तो ये कैंसिल होके आ गया बच्चों 25/4, -25/4। और इसको अगर तुम चाहोगे तो ये आ जाएगा -6.25 आएगा ना, 6 × 4 = 24, यस, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका आ गया।
तो देखो एवरेज स्लोप का एक और यूज, एवरेज स्लोप से हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो ये था आपका एवरेज स्लोप को लेके डिस्कशन, ठीक है ना। तो और हर चैप्टर में अब आगे से कभी भी जब बात आएगी किसी ग्राफ में एवरेज स्लोप की, तो समझ जाना ये एवरेज स्लोप का मतलब डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, बस दिमाग में सेट कर लो और उससे जो फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी उसको हम लोग देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से इसे लिख लो। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं इंस्टेंटेनियस स्लोप की। इंस्टेंटेनियस स्लोप की तो मैंने पहले ही आपको बोला था कि स्लोप को हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। तो अब किसकी बात होगी बच्चों? इंस्टेंटेनियस स्लोप की। तो इंस्टेंटेनियस स्लोप जो होगा, आपको पता है कि स्लोप का मतलब रेट ऑफ चेंज होता है, तो ऑटोमेटिकली इंस्टेंटेनियस स्लोप जो होगा बच्चों, इंस्टेंटेनियस स्लोप जो होगा वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होगा। क्या होगा बच्चों? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। यानी इंस्टेंटेनियस स्लोप कुछ और नहीं बल्कि ये आपका हो जाएगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। और जैसा कि तुम जान रहे हो कि ये ग्राफ जो यहाँ ड्रॉ किया गया है, किया जाएगा y और x के बीच में, तो ऑटोमेटिकली इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज किसका लोगे? y का विद रिस्पेक्ट टू x, और जो कि मैथमेटिकली हम लोग जानते हैं बच्चों, उसको क्या बोलते हैं? dy बाई dx। तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस स्लोप जब भी आपको फाइंड आउट करने को कहेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा क्या लिखना है? dy बाई dx। क्लियर? अब देखो, आपको y को डिफरेंशिएट कर देना है x के रिस्पेक्ट में, तो आपको मिल जाएगा इंस्टेंटेनियस स्लोप। इंस्टेंटेनियस स्लोप जो आपको हमेशा पूछा जाएगा, इट इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द ग्राफ, ऑन द कर्व। जैसे देखो बच्चों, एवरेज स्लोप जो आपसे फाइंड आउट करने को कहा गया था, ध्यान से सुनना मेरी बात, एवरेज स्लोप जो फाइंड आउट करने को कोई कहा था वो दो पॉइंट, कर्व के दो पॉइंट्स के बीच में। जबकि इंस्टेंटेनियस स्लोप की बात करेंगे तो इंस्टेंटेनियस स्लोप हमेशा आपसे पूछा जाएगा किसी खास पॉइंट पे। अब जैसे मैं एक ग्राफ ड्रॉ करके दिखाता हूं, अभी आप दिमाग मत लगाना कि ये ग्राफ कैसे ड्रॉ कर रहे हैं, सिर्फ एक से एक आज की क्लास और एक क्लास अगली होने दो, उसके बाद आप भी खुद ग्राफ ड्रॉ करोगे कि ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है। आपको मैं खुद समझा दूंगा कि ग्राफ ड्रॉ कैसे होता है। जैसे मान लो मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया है, y इक्वल टू 2x², ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन का ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करूंगा, इस इक्वेशन का ग्राफ मैं अगर ड्रॉ करूंगा तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। अब तुम्हें लग रहा होगा कि सर आपने ऐसे कैसे ड्रॉ कर दिया अंदाज से, बिना पॉइंट लिए हुए। तो बच्चों ये जो आपका नॉलेज है, ये जो मेरे पास है ऐसे ड्रॉ करने का बिना ग्राफ पे पढ़ के कि इस इक्वेशन का ग्राफ ऐसा ही होगा, अगर अंडर रूट होगा तो ऐसा होगा, ये आप सीख जाओगे। बस आज की क्लास और अगली क्लास होने दो, ठीक है ना। 2 क्लास में आप बिना ग्राफ, पेपर के ग्राफ ड्रॉ करना सीख जाओगे। बस पेशेंस रखो और देखते जाओ क्या हो रहा है। तो मान लो इस इक्वेशन का ये ग्राफ आएगा, सर्टेन यही ग्राफ आएगा, ठीक है। तो अब ये एक पॉइंट है P, एक पॉइंट P है और P का कोऑर्डिनेट जो x कोऑर्डिनेट है वो मान लो 2 है। तो अगर आपसे किसी ने पूछ दिया, देखो कितना सिंपल है, आपसे किसी ने पूछ दिया फाइंड इंस्टेंटेनियस स्लोप एट P, P पे इंस्टेंटेनियस स्लोप निकालो। अब ये जरूरी नहीं है कि इंस्टेंटेनियस वर्ड लिखा हुआ रहे। अगर मान लो सीधा लिख देता फाइंड स्लोप एट P, P पे स्लोप निकालो, तो एक पॉइंट पे स्लोप निकालो, तो भी तुम्हें समझ जाना चाहिए था कि हमें ये किसके बारे में बात कर रहा है, हमसे ये बात कर रहा है इंस्टेंटेनियस स्लोप के बारे में।
तो अपने को इंस्टेंटेनियस स्लोप पूछा जा रहा है कहां पे, पॉइंट P पे। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वेरी सिंपल। अभी तुम्हें बताया मैंने फॉर्मूला, इंस्टेंटेनियस स्लोप हो गया इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, तो इंस्टेंटेनियस स्लोप इक्वल्स टू हो जाएगा dy/dx। अब y इक्वल्स टू, जो इक्वेशन है इस ग्राफ के लिए, वो इक्वेशन दिया हुआ है y इक्वल टू 2x²। तो सीधी सी बात है बच्चों, y के जगह पे आप क्या रख दो, 2x² और डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे, dx। फिर से डिफरेंशिएट कर लो, तो 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। एक बात और, स्लोप सीखने के लिए फिर डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ेगी, तो मैथमेटिकल टूल आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है हमारा कि आप ये दोनों लेक्चर्स को साथ साथ देखते रहे जो बाद में ज्वाइन किए हैं। मैथमेटिकल टूल्स आप देख लेना आपको स्पष्ट रूप से। तो 2 को आगे करो, पावर को भी आगे करो, तो 2 इंटू 2, ठीक है, और फिर x में से 1 माइनस कर लो, तो ये हो गया आपका 4x। तो बच्चों यहां पे जो इंस्टेंटेनियस स्लोप आएगा आपका, इंस्टेंटेनियस स्लोप, वो कितना कैलकुलेट होके आया, 4x। लेकिन ये आंसर तो आया नहीं, तो इंस्टेंटेनियस स्लोप का इक्वेशन आया, ये y का इक्वेशन है, और इंस्टेंटेनियस स्लोप इक्वल्स टू क्या हो गया, 4x। और आपको स्लोप कहां पूछ रहा है, कब पूछ रहा है, पॉइंट P पे, और पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट मैंने आपको दे रखा है, कितना, 2। तो अब यहां x की जगह 2 पुट कर दो। सो स्लोप एट P इक्वल्स टू 4 इंटू 2, तो दिस इज इक्वल टू 8। तो आंसर आ गया 8। अब एक बात मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, ये जो इंस्टेंटेनियस स्लोप आया, ये स्लोप कांस्टेंट है या वेरिएबल है? तो आपका जवाब होना चाहिए कि सर ये जो इंस्टेंटेनियस स्लोप आया ये 4x आया। x यहां होने का मतलब ही है कि अलग अलग x के लिए ये स्लोप क्या होगा, अलग अलग। तो जब भी स्लोप x का फंक्शन आ गया, इसका मतलब स्लोप क्या है, वेरिएबल है। अगर 4x के जगह सिर्फ 4 रहता तो हम बोलते कि स्लोप के इक्वेशन में x है ही नहीं, मतलब स्लोप क्या है, कांस्टेंट। तो अभी मैं इसके ऊपर डिटेल में बात करूंगा, पहले आप इसको जल्दी से लिख लो। तो दोस्तों अब हम लोग इंस्टेंटेनियस स्लोप को फाइंड आउट करने का एक और तरीका देखेंगे। इंस्टेंटेनियस स्लोप, एक तो आपने डिफरेंशिएशन से देखा ही, और एक और तरीका देखो जो अभी था। मान लो कि ये y और x के बीच में कर्व दिया हुआ है, ओके, और ये पॉइंट P है। अगर आपको इक्वेशन दिया हुआ रहे y वर्सेस x, तो एकदम आराम से आप डिफरेंशिएट कर लोगे तो स्लोप का इक्वेशन मिल जाएगा, और फिर जिस पॉइंट पे पूछ रहा है वहां का कोऑर्डिनेट डाल दो। लेकिन कभी कभी क्या होता है बच्चों कि इक्वेशन नहीं दिया रहता है, ये ग्राफ स्ट्रक्चर ज्योमेट्रिकली दिया रहेगा और एक खास एंगल दे देगा उस पॉइंट पे, और तब आपसे पूछ लेगा कि बताओ यहां का स्लोप क्या है। तो वो मैं आपको अब समझाने जा रहा हूं। देखो, जिस तरीके से एवरेज स्लोप में आपने क्या किया था, 2 पॉइंट को ज्वाइन किया, और उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने से क्या बन गया था, कॉर्ड, स्ट्रेट लाइन। और उसको आगे एक्सटेंड करने पे जब वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस या नेगेटिव एक्स एक्सिस कहीं भी कट कर दे, एक्स एक्सिस को कट करना चाहिए, तो एंटी क्लॉकवाइज में आपने एंगल मेजर कर लिया, और वो एंगल जो आपका है वो वहां का इंस्टेंट एवरेज स्लोप कहलाता था, tan, उसका tan थीटा। ठीक इसी तरीके से इंस्टेंटेनियस स्लोप में भी थोड़ा यही है, बस कुछ मॉडिफिकेशन के साथ। जैसे मान लो पॉइंट P पे, यहां तो एक ही पॉइंट है, अब यहां 2 पॉइंट है नहीं जो ज्वाइन करोगे, एक ही पॉइंट पे आपको अगर पूछा, क्योंकि इंस्टेंटेनियस किसी खास पॉइंट पे ही होगा, ये बात दिमाग में सेट रखना कि इंस्टेंटेनियस स्लोप किसी खास पॉइंट पे ही फाइंड आउट करते हैं। तो मान लो पॉइंट P पे अगर हम लोग स्लोप निकालना चाहते हैं, तो सीधी सी बात है, पॉइंट P पे अपने को ड्रॉ करना होगा एक टेंजेंट। देखो क्या फर्क आया, वहां हम लोग क्या ड्रॉ कर रहे थे, कॉर्ड, और यहां क्या ड्रॉप करेंगे बच्चों, टेंजेंट। क्या ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट। टेंजेंट और कॉर्ड में अंतर है, कॉर्ड
उसी कर्व के दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन होती है। और टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट को हिंदी में स्पर्श रेखा बोलते हैं, जो छूता हुआ निकल जाए, छूता हुआ निकल जाए। तो ये कर्व है और ये किस पॉइंट को, जस्ट उसी पॉइंट को टच करना चाहिए जहां पे स्लोप चाहिए। तो ये किसको टच करता हुआ निकल गया? P को टच करता हुआ निकल गया। अब इस टेंजेंट को बच्चों तब तक एक्सटेंड करो, तब तक एक्सटेंड करो, बाकी रूल्स वही है, जब तक कि ये एक्स एक्सिस को कट ना कर दे। चाहे पॉजिटिव एक्स को कट करे, चाहे नेगेटिव एक्स को, मेरे को उससे मतलब नहीं है, बस ये एक्स एक्सिस को कट कर देना चाहिए। और फिर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में एंगल मेजर करते समय पॉजिटिव एक्स एक्सिस का ध्यान रखना है, एंटी क्लॉकवाइज में एंगल मेजर करो। और ये जो एंगल होगा बच्चों, उस एंगल का जो tan थीटा होगा वो आपको इंस्टेंटेनियस स्लोप दे देगा, या यूं कहो कि वो आपको dy/dx दे देगा। अब तुम कहोगे कि सर ये कैसे हो जाएगा? वहां तो मैंने प्रूव कर दिया था आपको एक ट्रायंगल बना के, यहां भी एकदम आराम से प्रूव कर सकते हैं। सीधी सी बात है, देखो वहां पे इन दो पॉइंट्स के बीच में था तो हमने ऐसे ट्रायंगल बनाया था ना बच्चे। अभी क्या है कि वहां पे ये था डेल्टा x, बड़ा चेंज, और ये डेल्टा y। अगर यही चेंज छोटा होने लगे और ये भी चेंज छोटा होने लगे तो छोटा होते होते एक छोटा सा ट्रायंगल बन जाएगा, इतना छोटा सा ट्रायंगल बनेगा, है ना। तो अपने ऑटोमेटिकली ये कॉर्ड के जगह एक टच लाइन बन जाएगा, यानी कि टेंजेंट हो जाएगा, यानी कि स्पर्श रेखा हो जाएगा। तो आप वो सीधी बात सोचो ना, पहले ये इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, अब मान लो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, अब मान लो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, और छोटा करते जाओ। तो छोटा करते करते जब एक ही पॉइंट का ट्रायंगल हो जाएगा तब तो सीधा बस ये टच लाइन जो कि आपका स्पर्श रेखा है, टेंजेंट हो जाएगा। तो खैर उतना आपको दिमाग में नहीं रखना है, हम लोग तो यहाँ फिजिक्स के लिए एप्लीकेशन सीख रहे हैं ना, वो तो मैथ में हम लोग उतना सीखते हैं। तो यहाँ पे आप बस एक चीज याद रखना कि जिस पॉइंट पे आपको इंस्टेंटेनियस चाहिए स्लोप, उस पॉइंट पे आप टेंजेंट समझते हो ना, मतलब वो उसी पॉइंट को सिर्फ टच करना चाहिए। टेंजेंट ड्रॉ करो और उस टेंजेंट को तब तक एक्सटेंड करो जब तक कि वो एक्स एक्सिस को कट ना कर दे। और एक बार जब एक्स एक्सिस को कट कर दे तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में आप क्या करोगे? एंगल मेजर करो। तो देखो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं स्टेप्स, क्या क्या करना हुआ। तो स्टेप 1, सबसे पहली बात है स्टेप 1, draw a tangent at point on which we want to find instantaneous slope। ठीक है। स्टेप 2, extend this tangent, एक्सटेंड करो इस टेंजेंट को टिल, जब तक कि टिल इट विल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। सिर्फ एक्स एक्सिस मैंने लिखा है, इसको तब तक एक्सटेंड करना है बच्चों जब तक कि ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ना कर दे। और स्टेप 3, मेजर, मापो, मेजर द एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है ना। वो सब सारी चीजें वही हो गई, बस सिर्फ आपको ये ध्यान देना था कि आपको टेंजेंट ड्रॉ करना था, और वो टेंजेंट जो है, वो टेंजेंट का एंगल जो होगा उसका tan, एंगल का tan जो होगा वो क्या दे देगा आपको? इंस्टेंटेनियस स्लोप। ठीक है दोस्तों, जल्दी से इसे राइट डाउन कर लो। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ
इंस्टेंटेनियस स्लोप, इंस्टेंटेनियस स्लोप की टाइप। अब एवरेज में तो बहुत आराम से सस्ते में हम लोग छूट गए। एवरेज में क्या था आपका कि सिर्फ दो टाइप था, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। लेकिन इंस्टेंटेनियस में ढेर सारे इसके टाइप्स हैं। तो अब देखते जाओ कितने टाइप्स हैं। सबसे पहली बात, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है बच्चों हर इंस्टेंट पे। तो दो कंडीशन तो एकदम आराम से समझ में आ रहा है। हर इंस्टेंट पे स्लोप कांस्टेंट भी रह सकता है और बदलता हुआ भी रह सकता है। जैसे देखो, मान लो कि ये y है, ये x है। अगर कोई ग्राफ ऐसे ड्रॉ किया हुआ हो, ध्यान से देखना, कोई ग्राफ ऐसे ड्रॉ किया हुआ है y और x के बीच में, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है जो हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में, और आप ये पहले से जानते भी होंगे। तो इस केस में अगर कोई दे पॉइंट P पे स्लोप निकालने को, तो अभी जो मैंने रूल बताया उस रूल के हिसाब से यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट जो होगा वो जब ये खुद ग्राफ ही स्ट्रेट लाइन है तो टेंजेंट भी तो स्ट्रेट लाइन ही हो जाएगा। अगर इसमें Q पॉइंट पे देखें तो भी वही, चाहे इस पे जितना भी पॉइंट ले लो, हर पॉइंट का टेंजेंट सेम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो हम बोलेंगे कि इसका स्लोप कांस्टेंट है, क्योंकि हर एक पॉइंट पे स्लोप की वैल्यू क्या होगी, सेम। क्योंकि टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो सबका टेंजेंट कॉमन होगा और जो एंगल बन रहा होगा सबके लिए tan थीटा सेम होगा। लेकिन यही ग्राफ अगर y और x के बीच का ग्राफ ऐसा हो जो कुछ देर पहले हमने बनाया था, ऐसा हो, तो बच्चों आप समझ रहे हो ना कि इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, इसका टेंजेंट ऐसे बनेगा, इसका टेंजेंट ऐसे बनेगा, इसका टेंजेंट ऐसे बनेगा। जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो देखो सारे टेंजेंट का जो एंगल है क्या वो सेम है? नहीं, एंगल क्या है, डिफरेंट है। और यहां सभी का एंगल क्या है, सेम है। तो इसका मतलब है कि ये जो ग्राफ है इसका स्लोप जो है, इंस्टेंटेनियस स्लोप, हर एक पॉइंट के लिए सेम है। तो हम बोलेंगे ऐसे ग्राफ के स्लोप को कांस्टेंट, और ऐसे ग्राफ के स्लोप को बोलेंगे वेरिएबल, बदलने वाला, जो हर पॉइंट के लिए क्या है, अलग अलग है। तो सीधी सी बात है दोस्तों, जो आपका सबसे ऊपर में जो हेडिंग है उसको पहले चेंज करते हैं। हेडिंग में क्या है, टाइप्स ऑफ इंस्टेंटेनियस स्लोप। तो दो टाइप हो गए, एक कांस्टेंट और दूसरा हो जाएगा बच्चों वेरिएबल। मतलब तो समझ में आ गया कि कांस्टेंट मतलब सारे जगहों पे सेम, और वेरिएबल मतलब अलग अलग। अब फिर कांस्टेंट में भी दो टाइप हो सकता है। कहोगे कैसे? तो अभी हमने आज एवरेज के केस में सीखा था कि स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, क्योंकि थीटा लेस देन 90 भी हो सकता है और मोर देन 90 भी हो सकता है। तो बच्चों इस तरीके से कांस्टेंट दो टाइप का हो गया, पॉजिटिव कांस्टेंट, हम लोग सब टाइप देखेंगे बच्चों, एक एक टाइप, हर एक का एग्जांपल हम लोग सॉल्व करेंगे, और नेगेटिव टाइप, पॉजिटिव नेगेटिव। क्लियर? तो कांस्टेंट के दो टाइप हो गए। अब आ जाओ वेरिएबल। तो जिस तरीके से कांस्टेंट के दो टाइप हो गए बच्चों, तो वेरिएबल में भी दो टाइप हो सकते हैं। अरे बदल रहा है, एंगल सब अलग अलग है, तो हो सकता है सारा एंगल 90 से छोटा हो तो पॉजिटिव होगा, सारे एंगल की वैल्यू अगर 90 से ज्यादा होगा तो नेगेटिव होगा, क्योंकि tan 90 से ग्रेटर होने पे नेगेटिव होता है। तो ये भी आपका पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन इसमें दो और टाइप होगा, क्योंकि वेरिएबल का मतलब होता है चेंज। चेंज का मतलब होता है बच्चों बढ़ना और घटना दोनों। बदलने का मतलब सिर्फ दोनों चीज होता है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो फिर पॉजिटिव में दो टाइप हो जाएगा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ये याद रखना। पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब सिर्फ डायरेक्शन से यहां पे, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ भी सकता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में घट भी सकता है। ठीक इसी तरीके से बच्चों नेगेटिव में भी बढ़ सकता है, इंक्रीजिंग, और नेगेटिव में भी घट सकता है, डिक्रीजिंग। किसी को डाउट हो रहा होगा कि सर नेगेटिव में कैसे घट रहा, मैं बार बार बोल रहा हूं ना भाई, आप यहां पे नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब डायरेक्शन से लो। अगर मान लो
नॉर्थ की ओर जा रहे हो तो नॉर्थ की ओर बढ़ते हुए वेलोसिटी से भी जा सकते हो, स्पीड बढ़ा भी सकते हो, नॉर्थ की ओर घटा भी सकते हो। तो नॉर्थ को मान लो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में बढ़ा भी सकते हो, पॉजिटिव में भी घटा भी सकते हो सकता है कोई साउथ की तरफ जाए तो साउथ वाली डायरेक्शन को फिर आपको फिजिक्स में नेगेटिव मानना पड़ेगा एग्जाम्पल के लिए। तो साउथ में भी वेलोसिटी बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। इसलिए नेगेटिव्स का भी दो टाइप होगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। पॉजिटिव का भी दो टाइप हो गया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। और पॉजिटिव नेगेटिव ये किसका टाइप है, वेरिएबल, और इधर कांस्टेंट। तो टोटल देखो 6 स्लोप हो गए। कांस्टेंट का एक हिस्सा हुआ पॉजिटिव, तो एक का नाम हो गया कांस्टेंट पॉजिटिव, कांस्टेंट नेगेटिव। इधर दो, इधर हुआ वेरिएबल पॉजिटिव इंक्रीजिंग, वेरिएबल पॉजिटिव डिक्रीजिंग, वेरिएबल नेगेटिव इंक्रीजिंग, वेरिएबल नेगेटिव डिक्रीजिंग। समझ में आ रही है बात? तो 1 2 3 4 5 6 स्लोप पढ़ना है। अब इस 6 स्लोप को हम लोग एक साथ पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब आपको मजा आ जाएगा और वो फाइनल होगा अपना ग्राफ में सीखने का। तो आप इतना इसको समझो, ये कैसे बढ़ने घट, उस दिन मैं पहले एक बार मैं फिर ये चार्ट बना दूंगा, पहले समझ लो, एक बार फिर से समझ लो। इंस्टेंटेनियस स्लोप दो टाइप हो गया, कांस्टेंट वेरिएबल। कांस्टेंट मतलब सब जगह सेम, वेरिएबल मतलब बदलने वाला। कांस्टेंट में फिर दो टाइप हो गए, पॉजिटिव नेगेटिव। कांस्टेंट का मतलब सारी जगह पे सेम, वेरिएबल का मतलब हो गया अलग अलग। अब अलग अलग में भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव में, फिर पॉजिटिव में भी दो टाइप हो सकता है, क्योंकि वेरिएबल का मतलब है बदलना, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। नेगेटिव में भी बढ़ सकता है घट सकता है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस सारे स्लोप को देखेंगे और उनका फिजिक्स में एप्लीकेशन। ओके, थैंक यू।